हम में से अधिकतर लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम सुना ही होगा, जिनका विकास नदियों के तट पर हुआ था। यहाँ पर हमको यह विचार करना चाहिए कि आखिर आज से लगभग 2500 वर्ष पहले के लोग नदियों और उसके आसपास बंदरगाहों की स्थापना को लेकर इतना उत्सुक क्यों हुआ करते थे। मध्यकाल की बात करें तो पुर्तगालियों से लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने अगर दुनिया में राज किया तो उसका भी एक प्रमुख कारण उनकी मजबूत नौसेना का होना था। छत्रपति शिवाजी ने भी अपने साम्राज्य की मजबूती के लिए तटीय इलाकों में बड़े बड़े दुर्ग का निर्माण कराया। यही नहीं, अगर बात वर्तमान समय की करें तो अमेरिका से लेकर चीन और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सभी देश नौसेना को मजबूत करने की बात करते रहे हैं। हाल ही में नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी की नौसैनिक शक्ति की खूब प्रशंसा किया। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शिवाजी की नौसैनिक शक्ति में ऐसा क्या खास था। दरअसल भारतीय नौसेना ने शिवाजी के समुद्री कौशल को स्वीकार किया है, चाहे वह नए नौसेना के पताका पर शिवाजी की मुहर के अष्टकोणीय डिजाइन का उपयोग करना हो या फिर प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का नाम INS शिवाजी और पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई के तट पर आधारित रसद व प्रशासनिक केंद्र का नाम INS आंग्रे रखना हो। शिवाजी ने उस समय अपनी नौसैनिक शक्ति का लोहा मनवाया था जब यह विश्व के कुछ गिने चुने लोगों के पास हुआ करती थी। शिवाजी की नौसेना का दृष्टिकोण जल में यस्य बल में तस्य पर आधारित था, अर्थात जो समुद्र पर शासन करता है वह सर्वशक्तिमान है। 1661 से 1663 के बीच मराठा नौसेना अस्तित्व में आई, जिसमें विभिन्न प्रकार और आकार के 400 से अधिक जहाज शामिल थे। BK ऑप्टे की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा नेवी एंड मर्चेंट शिप्स 1973 के अनुसार शिवाजी की नौसेना ने पहली सफलता तब चखी जब उन्होंने आज के कर्नाटक में कुंडापुरा के पास बासुरु पर हमला करने के लिए 85 जहाजों का इस्तेमाल किया। 1653 और 1680 के बीच शिवाजी ने कई नौसैनिक किलों के निर्माण का आदेश दिया, जिसकी शुरुआत 1653 में विजय दुर्ग से हुई थी। इन किलों का उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था ताकि समुद्र के रास्ते आने वाले दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। शिवाजी के बाद भी मराठा नौसेना एक दुर्जेय शक्ति बनी रही, जिसका नेतृत्व आंग्रे जैसे एडमिरल ने किया। मराठा साम्राज्य ने समुद्र में मुगलों, डचों और अंग्रेजों सभी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। आज जब चीन भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हिंद महासागर से लगे देशों को अपनी लोक लुभाव नीतियों से भरमा कर या फिर उनके बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर नौसैनिक अड्डे बनाने का प्रयास करता है, जिसमें पाकिस्तान का ग्वादर और जिबूती प्रमुख है, ऐसे में भारत भी अपनी नीतियों को तेजी से बदल रहा है। 3 ओर से हिंद महासागर से घिरे होने और लगभग 7500 किलोमीटर की तटीय सीमा साझा करने वाले देश भारत की प्राथमिकता नौसैनिक मजबूती की तरफ बढ़ती ही जा रही है। भारत भी चीन को घेरने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, ईरान के चाबहार बंदरगाह के निर्माण के अलावा अन्य महासागरीय देशों को आकर्षित कर रहा है। क्योंकि भारत के पास सीमित क्षमताएं हैं, ऐसे में क्वाड देशों के साथ मिलकर बेहतर कनेक्टिविटी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सागरमाला के तहत तटीय बंदरगाहों का आधुनिक तकनीकी से विकास हो, प्रोजेक्ट 75 के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6 पनडुब्बियों का विकास हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में FDI इनफ्लो को लेकर सक्रियता हो, समुद्री पायरेसी में अन्य देशों की नौसेना के साथ मिलकर कार्य करना आदि प्रमुख यह दिखाता है कि भारत कितना तेजी से हिंद महासागर में अपने दबदबे को कायम कर रहा है। भारतीय नौसेना के वर्ष 1971 के ऑपरेशन ट्रिडेंट को भला कौन भूल सकता है, जब कराची का बंदरगाह तबाह हो गया था। वह ऐसा क्षण था जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण होना इतिहास की वह घटना है जिसका विश्व इतिहास में उदाहरण मिलना बहुत दुर्लभ है। दुनिया के अधिकतर व्यापार का समुद्री मार्ग से होना, समुद्रों में मछली उत्पादन और कई अन्य तरह के अमूल्य रत्नों का भंडार होने से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। आशा है कि आने वाले दिनों में भारत की नौसैनिक शक्ति और भी मजबूत होगी, जिससे विकसित, समृद्ध और सुपर पावर भारत का सपना साकार होने में मदद मिलेगी।